बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़मून उर्दू जुमात चहारों में खुशामदीद। कल हमने सबक मिसाली मुअल्लिम का सबक पढ़ा था और उसके सवालात जवाबात किए थे। आज हम सबक मिसाली मुअल्लिम का मश्की काम करेंगे, यानी मश्क में जो और सवालात शामिल हैं वो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले घर का काम नोट कर लें। आज घर का काम है, अपने दोस्त के नाम खत लिखें और उसे छुट्टियों में अपने घर आने की दावत दें। अपने दोस्त के नाम खत लिखें और उसे छुट्टियों में अपने घर आने की दावत दें। ये इंशाल्लाह आपको आगे जाके मैं समझा भी दूंगी। सबसे पहले देखें, इसमें है पढ़ें, यानी तफहीम दी गई है। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और दिए हुए सवालात के जवाबात जुबानी दें। सदाकत और दयानत। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ़ात थी। इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी को दोस्त दुश्मन सब तस्लीम करते थे। अबू जहल जैसा बड़ा दुश्मन इस्लाम भी ये कहने पर मजबूर था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहता, लेकिन जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। दयानतदारी का ये आलम था कि कुफार मक्का सख्त दुश्मनी के बावजूद अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आप इंग्लिश में कंप्रीहेंशन कहते हैं। ये कंप्रीहेंशन का सवाल है। उर्दू में इसके लिए तफहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये तफहीम का पैराग्राफ दिया गया है। अब नीचे सवालात दिए गए हैं और इस सवालात में जो सवालात पूछे गए हैं इनके जवाबात ऊपर दिए गए पैराग्राफ में मौजूद हैं। जैसे पहला सवाल है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ़ात क्या थी? नुमाया सिफ़ात पहली लाइन में देखें, सदाकत और दयानत। ठीक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ़ात सदाकत और दयानत थी। दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग किस लक़ब से पुकारते थे? तो ये आपको मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। नंबर तीसरा सवाल है, इसमें अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहा? अबू जहल जो बहुत बड़ा इस्लाम दुश्मन था, तो यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहा। तो इसका जवाब भी यहाँ पर मौजूद है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहता, लेकिन जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिरी सवाल है इसका, कुफार मक्का अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों रखवाते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी की वजह से कुफार मक्का अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दयानतदारी की वजह से आप सल्लल्लाहु की दयानतदारी की वजह से वो आप सल्लल्लाहु के पास रखवाते थे। यहाँ पे लास्ट जुमला देखें ना, कुफार मक्का सब दुश्मनी के बावजूद अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। क्यों? दयानतदारी का ये आलम था, यानी दयानतदारी की वजह से। ठीक है, तो ये तफहीम था, का पैराग्राफ दिया गया था और उसके सवालात जवाब। अब आगे देखें, कुछ नया लिखें। नया में वही जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसी को मैं बताऊंगी आपको कि खत मैंने आपको दिया है कि अपने दोस्त को खत लिखें। अब खत क्या है? खत एक दूसरे को पैगाम और ख्यालात पहुंचाने का एक जरिया है, इसलिए खत को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। यानी हम
دوسرے بندے سے ملتے ہیں تو خط کے ذریعے ہم اس سے آدھی ملاقات کر لیتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم نے خط لکھتے وقت اس کو مد نظر رکھنا ہے یا اس کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے صفحے کے انتہائی دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پہ سیدھی طرف مقام یعنی جگہ اور اس کے نیچے تاریخ لکھیں۔ کیا مطلب مقام یعنی جگہ؟ یعنی آپ جہاں سے لکھ رہے ہیں، جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اس جگہ کا نام لکھنا ہے اور اس کے نیچے تاریخ لکھنی ہے۔ نئی سطر یعنی نئی لائن میں مکتوب الیہ یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے، آپ جس کو لکھ رہے ہیں کو مناسب انداز میں مخاطب کیجیے، ان کو بلائیے، پکاریے اور السلام علیکم لکھیے۔ یہ آگے آپ کو نمونے کے طور پر ایک خط بھی دکھایا جائے گا۔ پہلا خیال ہم نے کیا رکھنا ہے کہ صفحے کے انتہائی دائیں طرف ہم نے جگہ کا نام اور پھر اس کے نیچے تاریخ لکھنی ہے یعنی ڈیٹ لکھنی ہے۔ پھر نئی سطر یعنی نئی لائن میں ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں مکتوب الیہ اس کو مناسب انداز میں مخاطب کرنا ہے اور سلام لکھنا ہے۔ اس کے بعد خط کا نفس مضمون مکمل ہونے پر، نفس مضمون یعنی مضمون کا جو اصل مطلب ہے، اصل حقیقت ہے، متن ہے جسے آپ مٹیریل کہتے ہیں، مواد، وہ مکمل ہونے پر انتہائی بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پر اپنا نام لکھیں۔ کیونکہ آپ نے خط لکھا ہے تو آپ اپنا نام لکھیں گے۔ مثال کے طور پر اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نمونے کے طور پر ہم آپ کو ایک خط لکھائیں گے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کے نام خط لکھتے ہیں تو وہ آپ یوں لکھیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے جگہ کا نام لکھا گیا ہے، یہاں سے لکھا جا رہا ہے مقام کا نام وحدت کالونی پشاور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ لکھی گئی ہے، پھر مکتوب الیہ جو ہے اس کو مخاطب کیا گیا ہے مناسب انداز میں۔ یہاں پہ کیونکہ والد صاحب کو لکھا جا رہا ہے تو پیارے ابو جان، اگر والدہ کو لکھا جا رہا ہے تو پیاری امی جان، باجی اگر بہن کو لکھ رہے ہیں بھیا بھائی جان، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوست کو لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست جان، چاچا ماموں وغیرہ کو لکھ رہے ہیں چچا ماموں وغیرہ کو تو ہم لکھیں گے محترم چچا جان یا پیارے چچا جان، محترم ماموں جان، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم مناسب انداز میں ان کو مخاطب کریں گے۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم مضمون، لفظ مضمون کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم حال احوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا خط ملا، آپ کی خیریت کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھر میں بالکل خیریت ہے، امی جان کی طبیعت اب ٹھیک ہے، فوزیہ اور طیب آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، پرسوں تیسری جماعت کا نتیجہ نکلا، یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ میں کلاس میں اول ہوں، ایڈمنسٹریٹر صاحبہ نے مجھے انعام بھی دیا، پرنسپل، ٹھیک ہے، فیمیل پرنسپل جو ہے اس کے لیے ایڈمنسٹریٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، ایڈمنسٹریٹر صاحبہ نے مجھے انعام بھی دیا اور شاباش بھی۔ اب ایک عام صاحب خط لکھا گیا ہے والد صاحب کے نام، جس میں اپنی روزانہ کی جو جنرل بات ہے وہ کی گئی ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جماعت میں اول آ جاؤں تو مجھے تحفہ دیں گے، میں آپ کے تحفے کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہم اس کا مختلف طریقے سے احترام کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ انہوں نے نتیجے کا ذکر کیا، پھر تحفے کا ذکر کیا، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھر والوں کو میری طرف سے سلام کہیے گا، مجھے آپ کہیں دعوت دی ہے تو مجھے آپ کے آنے کا انتظار رہے گا وغیرہ وغیرہ، جس طرح خط ہوتا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کا لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انتہائی دائیں طرف جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنا نام لکھیں گے تو مکتوب الیہ سے جو آپ کا رشتہ ہے آپ نے وہ بھی لکھانا ہے، جیسے جہاں پہ والد صاحب کو لکھا ہے تو آپ کی بیٹی، ٹھیک ہے، اگر بھائی کو لکھا ہے تو آپ کی بہن، اور اگر دوست کو لکھا ہے تو آپ کی دوست، تو اس طرح کر کے ہم نے یہاں پر اپنا جو رشتہ ہے اس کو بھی بتانا ہے، تو جو تعلق ہے ہمارا وہ ہم نے یہاں پر بتانا ہے، اور آخر میں پھر اپنا نام لکھ کر ہم نے سب کو ختم کر دینا ہے۔ جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ دوست کو
घर में किस तरह से आप आने की दावत देंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि हम खैरियत वगैरह का करते हैं, तो हम लिखेंगे कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, या उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, या आपकी खैरियत अल्लाह से नेक मतलूब है। फिर उसके बाद चूंकि घर आने की दावत दी जा रही है, तो हम लिखेंगे इस खत के जरिए मैं आपको अपने घर आने की दावत देता हूँ। छुट्टियाँ काफ़ी तवील हो गई हैं, हमने अपना छुट्टियों का काम भी मुकम्मल कर लिया है, आप मेरे घर आए, हम यहाँ मिलकर खेलेंगे और खूब मज़े करेंगे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं आपको अपने घर आने की दावत देता हूँ, मेरे घर के सामने एक दरिया बहता है, हम दरिया के किनारे खूब खेलेंगे और मज़े करेंगे। इसके अलावा हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, हम रोज़ शाम को पार्क में क्रिकेट खेलेंगे। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम दावत दे रहे हैं, तो आप क्यों दावत दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, तो हम मुख्तलिफ उन्वानात के जरिए हमको बताएंगे कि हम किस लिए आपको दावत दे रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से तफरीही मकामात हैं, यानी घूमने फिरने की जगह हैं, हम इन मकामात की सैर को जाएंगे और खूब हल्ला करेंगे। फिर आखिर में जिस तरह यहाँ पे इन्होंने तोहफे का जिक्र किया था, तो यहाँ पे चूंकि हमने दावत दी है, तो हम आखिर में लिखेंगे कि मैं आपके आने का मुंतज़िर रहूँगा, या मुझे आपके आने का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इस तरह करके हम अपने खत का एहतमाम करेंगे। फिर आखिर में उन्होंने अपना ताल्लुक जो है वो बताया था, आपकी बेटी, हम लिखेंगे आपका दोस्त, और आखिर में अपना नाम लिख देंगे। उम्मीद है होमवर्क जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखें, सबक मिसाली मुअल्लिम का मश्की सवाल है कि इन शख्सियात का हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हज़रत अब्दुल्ला, ये आपके वालिद थे। हज़रत आमना वालिदा हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये आपकी ज़ौजा हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये आपके दामाद हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं कवायद सीखें, यानी ग्रामर। ग्रामर में देखें, सबसे पहले आपने इसम पढ़ा होगा, किसी शख्स, चीज, जगह या नाम को हम इसम कहते हैं। उसकी दो अक़साम हैं, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। यहाँ पे इसमें नकरा को देखें, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। लड़का खेल रहा है, किताब बेहतरीन दोस्त है, बाग खूबसूरत है। ऊपर दिए गए जुमलों में लड़का, किताब और बाग नुमाया किए गए हैं। हम जानते हैं कि लड़का, किताब और बाग नाम है। ये नाम हर लड़के, हर किताब और हर बाग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें इसमें आम या इसमें नकरा कहते हैं। अब इसमें मार्फा की तरफ देखें, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। दिए हुए जुमलों में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कराची और कुरान मजीद नुमाया किए गए हैं। ये नाम खास शख्स, खास शहर और खास किताब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इन्हें इसमें खास या इसमें मार्फा कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ बेटा, कि अगर आपको टीचर कहती हैं कि कोई से 3 बच्चे बोर्ड के सामने आके खड़े हो जाएं, तो पूरी क्लास में सारे ही लड़के बैठे हैं तमाम क्लास में, तो तमाम क्लास में से 3 की जगह सारे बच्चे आके बोर्ड के सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी लड़के हैं। ठीक है, लेकिन अगर टीचर नाम लेती हैं कि अहमद, अली और मोहम्मद जो है वो आकर बोर्ड के सामने खड़े हों, तो सिर्फ वही 3 लड़के जो हैं जिनके नाम मोहम्मद, अहमद, अली ये हैं, तो वो आके बोर्ड के सामने खड़े हो जाएंगे। तो लड़के जो टीचर ने इस्तेमाल किया वो इसमें नकरा है, यानी
हर लड़का जो है उसको कहा जा सकता है, लड़का हर एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो भी लड़का है मेल है नर है उसके लिए लड़का इस्तेमाल कर। यहाँ पर नहीं थे, इसलिए हम से 2 क्लास मिस हो गए। क्या मैडम को दोबारा बोले बेटा, मुझे समझ नहीं आई। आप दोबारा पूछे, क्या पूछ रहे हैं आप बेटा? इसी तरह अगर आपको कहा जाता है कि मुझे शहर, कोई कहता है मैं शहर में रहता हूँ, तो शहर हर एक के शहर नाम है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक जगह है ना शहर, जहाँ पे हमारे ध्यान में आता है कि बहुत सी सहूलतें होती हैं, लेकिन अगर हम नाम लें तो फिर वो इसमें मार्फा हो जाता है। शहर जो है वो नकरा है, लेकिन जब हम उसका नाम लेते हैं तो वो फिर खास हो जाता है। जिस तरह कराची ये नाम दिया गया है शहर का, तो ये मार्फा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम शहर कहते हैं तो ये नकरा में आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसमें मार्फा और इसमें नकरा की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक छोटी सी मशक जो है वो इसकी कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसमें मार्फा और नकरा में तफरीक कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। सवाल है दर्जैन अल्फाज में से इसमें मार्फा और इसमें नकरा अलग अलग करें। अब ब्रैकेट में देखें, कौसैन में हमें अल्फाज दिए गए हैं, मुजफ्फराबाद, फरहान, बाग, फूल, बाब खैबर, दरिया। अब इसमें मार्फा जो खास नाम है, अब मुजफ्फराबाद हम हर जगह को मुजफ्फराबाद नहीं कह सकते, ठीक है, ये जगह का नाम है, तो इसलिए ये इसमें मार्फा आ गया। फरहान ये लड़के का नाम है, अब हर लड़के को हम फरहान नहीं कह सकते, ये सिर्फ लड़के का अपना नाम फरहान है, तो ये क्या है, मार्फा। इसी तरह बाब खैबर, ये सब नाम है, तो खास नाम जो है उसको हम इसमें मार्फा कहते हैं। इसके बाद इसमें नकरा की तरफ आते हैं। इसमें नकरा बाग कोई भी बाग हम कहते हैं ना, हम बाग में गए, तो बाग जो है वो जानते हैं कि ये हर बाग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह फूल, मुझे फूल पसंद है, तो फूल कोई भी फूल हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे गुलाब का फूल पसंद है तो ये फिर मार्फा हो जाएगा। इसी तरह दरिया कोई भी दरिया हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ दरिया सिंध, दरिया जहलम, तो ये फिर इसमें मार्फा हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर इस एक्सरसाइज के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद देखें, एक और सवाल है, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। हाथी मेज के नीचे है, हाथी मेज के नीचे है, आसमान पर तारे चमकते हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में हुरूफ नीचे और पर को नुमाया किया गया है, यानी नीचे और पर जो है ये हुरूफ एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करते हैं। कौन से हुरूफ? नीचे और पर, आसमान पर तारे और मेज के नीचे, ठीक है। इसे आप क्या कहा गया है? हुरूफ जार कहा जाता है उर्दू में, जिसे आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन जिसे आप कहते हैं उसे उर्दू में हुरूफ जार कहा जाता है। जो आप कहते हैं अप, डाउन, इन, आउट, बिसाइड, बिहाइंड, तो ये सारे जो हैं उर्दू में इसके लिए लफ्ज आते हैं। तक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान, पर, से वगैरह, ये सारे क्या है? हुरूफ जार हैं, जिसे आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, उर्दू में इसे हुरूफ जार कहते हैं, जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करते हैं। ये वो हुरूफ होते हैं जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक मशक दी गई है, सवाल दिया गया है कि मुनासिब हुरूफ लगाकर, हुरूफ जार लगाकर, मुनासिब हुरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तक, से, पर, में, ये सारे अल्फाज जो हैं, हुरूफ जो हैं वो हुरूफ जार हैं। तक, से, पर, में,
یہ حروف جار دیے گئے ہیں. اب ہم نے مناسب حروف جو ہے لگا کر حروف جار لگا کر جملے مکمل کرتے ہیں. قلم سے لکھو، قلم سے لکھو. اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو. باغ میں رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھی. اچھا، ایک میں جو ہے وہ آئی کے حکم استعمال ہوتا ہے نا، آئی ایم، میں ہوں، اور یہ ان، ٹھیک ہے، ان کے میننگ میں آ رہی ہے. پریپوزیشن میں ان جو ہے اس کے لیے جو میں استعمال ہوتا ہے یہ وہ ہے. باغ میں رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھی. میں نے، یہ دیکھیں یہ وہ میں وہ والا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو یہ میں ہے یہ حروف جار والا ہے، اور یہ جو ہے یہ فائل کے لیے استعمال ہوا ہے، کام کرنے والے کے لیے. فائل ہے میں، یہاں پر فائل ہے میں، ٹھیک ہے، سبجیکٹ ہے. میں نے صبح سے شام تک کام کیا. میں نے صبح سے شام تک کام کیا. امید ہے آپ کو حروف جار کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھیں، اب یہاں پر لفظوں کا کھیل ہے. مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں اور نیا لفظ بنائیں. اب بتاؤ کے اوپر سے ایک نقطہ ہٹائے تو بنے گا بناؤ، ٹھیک ہے. یہ نئے الفاظ بنانے سکھائے جا رہے ہیں. شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹائیں تو بنے گا شیر، ٹھیک ہے. پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائیں تو بنے گا بل. جال کے نیچے سے 1 نقطہ ہٹائیں تو بنے گا حال، ٹھیک ہے، جال سے حال بن جائے گا. ٹال سے علامت توئیں ہٹا کر نیچے نقطہ لگانے سے بنے گا بال. یہ اردو میں نقطے اور اعراب زبر زیر پیش سے الفاظ کے پورے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اپنا ہوم ورک جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لیں، اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں. میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دیا، امید ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.